हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। हम परमाणु सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर सर्वप्रथम 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने तथा उसके बाद 1898 के अंदर जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसके बाद 1911 के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक स्वर्णपत्र प्रयोग किया, जिसके द्वारा उसने परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल को समझाने की कोशिश की। जिसके अंदर रदरफोर्ड ने एक पतली स्वर्ण पन्नी जिसका आकार 10⁻⁷ मीटर, एक पतली स्वर्ण पन्नी जिसका आकार -10⁻⁷ मीटर कोटि का होता है, उस पर जिसके चारों ओर एक जड़न जिंक सल्फाइड से लेपित गोलाकार आवरण या पर्दा लगाया गया, जिससे कि यदि अल्फा कण से अगर इस पर बौछार की जाए तो इसके कारण जो जड़नस पर अगर ये अल्फा कण प्रक्षेपित होंगे तो एक लाइट या प्रदीप्ति उत्पन्न होगी, जिसके कारण हम अल्फा कण की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसने रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्वर्ण पन्नी ली, उस पर अंदर अल्फा कणों की बौछार की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण क्या है, 2He4 हीलियम नाभिक। अल्फा कण क्या है, एक हीलियम नाभिक, और नाभिक के अंदर हमें पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन तो क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रॉन उदासीन, और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन। तो हीलियम नाभिक क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन तो उदासीन है, तो इसके अंदर धनावेश है, तो ओनली धनावेश है, तो हीलियम नाभिक क्या है, एक धनावेशित कण है, तो अल्फा कण क्या हो जाएगा, एक धनावेशित कण। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कण की बौछार स्वर्ण पन्नी पर कराई, जिसके अंदर उसने कई प्रक्षेपण देखे। उस प्रक्षेपण के बारे में देखेंगे हम। अगर रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई तो उसने देखा कि प्रेक्षण के अंदर नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। तो पहले पर तो उसने क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर प्रेक्षण उसने क्या देखा कि कुछ अंश कोण से विक्षेपित कण, कुछ कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हो गए। कुछ अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए, उसमें से कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हो गए। 3 नंबर पॉइंट उसने क्या देखा कि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो गया। 20,000 अल्फा कणों में से एक कण 180 डिग्री दिशा वापिस विपरीत होगी। अगर ये अल्फा कण इस दिशा के अंदर जा रहा है तो 180 डिग्री वापिस उसी दिशा के अंदर आ गया। तो उसने 3 प्रेक्षण देखे। उसके अंदर पहला क्या था, अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और 3 नंबर पॉइंट है 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो जाता है। इन 3 प्रेक्षणों से रदरफोर्ड ने 3 निष्कर्ष निकाले, जो कि निम्न है। निष्कर्ष, पहले प्रेक्षण से पहला निष्कर्ष
पहला प्रेक्षण क्या है, अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाते हैं। बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाते हैं तो मतलब इसको रास्ता खाली मिल गया। तो खाली रास्ता कब मिलेगा, जब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला हो। तो पहले प्रेक्षण के आधार पर हम पहला निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। उसके बाद 2 नंबर प्रेक्षण क्या है, कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समान आवेश के अंदर प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश के अंदर आकर्षण होता है। तो अल्फा कण पर धनावेश है, अल्फा कण पर धनावेश है, तो इसका मतलब इसको सामने क्या मिलेगा, धनावेश जब भी प्रतिकर्षण होगा। तो कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर धनावेश एक निश्चित या छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा कण पर परबल प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दूसरा क्या होगा, कुछ अल्फा कण पर कुछ अंश कोण विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि विक्षेपित कब होंगे, जब इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब इसके अंदर धनावेश और सामने की भी क्या हो, धनावेश। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा कण पर परबल प्रतिकर्षण बल लगता है। तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग पर केंद्रित होता है। इसके बाद 3 नंबर, 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो जाता है। इसका मतलब 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, मतलब इसके अंदर अल्फा कण वापिस 180 डिग्री पर कब होगा, जब बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से स्थान पर केंद्रित हो। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु का धनावेशित आयतन परमाणु के आयतन से बहुत छोटा होता है। धनावेशित आयतन, धनावेश कहाँ मिलेगा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश नाभिक के अंदर मिलता है। और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर तथा परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का कोटि का होता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु अगर इसको घात को नीचे ले आए और इसको ऊपर ले जाएं तो 10 की घात धनावेशित आयतन बराबर ऋणावेशित परमाणु का आयतन बराबर 10 की घात 5 धनावेशित आयतन। परमाणु का आयतन बराबर 10 की घात 5 धनावेशित आयतन। तो इसका मतलब क्या हो गया, धनावेशित आयतन मतलब नाभिक और परमाणु। तो परमाणु नाभिक से 10 की घात 5 मतलब 1 लाख गुना, परमाणु नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा होता है। तो मतलब नाभिक और परमाणु के बीच के अंदर अधिकांश भाग खोखला होता है तथा परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक पॉइंट या केंद्र पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट, 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो गया, मतलब इस पर बहुत ज्यादा इसके अंदर परबल प्रतिकर्षण बल लगा। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु का धनावेशित आयतन परमाणु के आयतन से बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके कारण जो धनावेशित आयतन होता है उसे नाभिक कहते हैं। धनावेशित आयतन को
नाभिक कहते हैं। इससे यहाँ एक प्रश्न भी निकलता है, जिससे हम अगर कोई पूछे कि नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो परमाणु रदरफोर्ड के श्रवण पत्र प्रयोग से हमने पहले प्रेक्षण निकाले, उसके बाद निष्कर्ष, और प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, जिसके अंदर भी 3 पॉइंट थे। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसके अंदर 3 पॉइंट थे। पहला था परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान, संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान, धनावेश तथा द्रव्यमान, मतलब धनावेश तथा द्रव्यमान। तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र अर्थात नाभिक में स्थित होता है। संपूर्ण द्रव्यमान या धनावेश या द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर केंद्रित होता है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट इस निष्कर्षण के आधार पर परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो इसके अंदर दूसरा मॉडल का दूसरा पॉइंट इसने क्या दिया? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके अंदर वर्ताकार कक्षाओं में ये परमाणु है, और इसके अंदर ये नाभिक है बीच के अंदर, और इसके अंदर जो बीच के अंदर खोखला भाग है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो मॉडल का दूसरा पॉइंट क्या है? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके अंदर वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और उन वर्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 के अंदर इसने क्या दिया था? परमाणु क्या होता है? विद्युतीय रूप से उदासीन। परमाणु पूर्ण रूप से या विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब कि परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या ऋणावेशित, तो उदासीन करने के लिए उदासीन करने के लिए जितना ऋणावेश होगा उतना ही धनावेश चाहिएगा। तो धनावेश के लिए परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही मात्रा में, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही मात्रा में नाभिक के अंदर प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। तो परमाणु को विद्युतीय रूप से उदासीन करने के लिए जितना ऋणावेश होगा उतना ही धनावेश चाहिएगा। तो रदरफोर्ड ने मॉडल का अपना तीसरा मॉडल के पॉइंट क्या दिया कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब है कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतनी ही मात्रा के अंदर या उतनी ही संख्या के अंदर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पाई जाती है। तो रदरफोर्ड ने पहले 3 प्रेक्षण निकाले, उसके बाद प्रेक्षण के आधार पर 3 निष्कर्ष, और 3 निष्कर्ष के आधार पर अपना मॉडल दिया, जिसके अंदर 3 पॉइंट दिए। इसके बाद मॉडल दिए, इसके बाद कुछ कमियां दी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की कमियां। रदरफोर्ड की कमियां, मॉडल की कमियां। नंबर 1, रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। उसके बाद परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। रदरफोर्ड ये नहीं समझा सका कि परमाणु स्थायी क्यों होता है। उसके बाद रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व या संरचना के बारे में नहीं समझा सका। तो रदरफोर्ड मॉडल की पहली कमी थी कि परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। परमाणु स्थायी क्यों होता है ये नहीं समझा सका। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के या संरचना या स्थायित्व को नहीं समझा सका। उसके बाद 3 नंबर कमी थी, रदरफोर्ड मॉडल से पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैक्सवेल।
जिसका नाम क्या था, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि यदि कोई कण चक्कर लगाता है, यदि कोई कण वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी या ऊर्जा के अंदर लगातार कमी होती रहती है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है। तो उसके बाद उससे पहले मैक्सवेल ने कहा था कि यदि कोई कण वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है तो एनर्जी या ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है तथा अपनी ऊर्जा को कम करता रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो मैक्सवेल के अनुसार इनकी ऊर्जा कम होनी चाहिए और चक्कर लगाते 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 अगर ये नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है और ये परमाणु है, ये नाभिक है और ये परमाणु है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस वर्ताकार कक्षा के अंदर, इस वर्ताकार कक्षा के अंदर अगर चक्कर लगा रहा है तो मैक्सवेल के अनुसार वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ प्रत्येक कण अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो घूमने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, अगर इसकी ऊर्जा कम होगी तो ये इसका पथ भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और इस प्रकार इस कम होते होते एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक में समा जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो मैक्सवेल के अनुसार वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती रहती है, जिससे यदि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ अगर इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो ये घूमता घूमता हुआ सर्पिलाकार गति करता हुआ नाभिक में समा जाएगा, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो यह भी रदरफोर्ड नहीं समझा सका। तो रदरफोर्ड मॉडल को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तो पहले तो 3 वैज्ञानिक थे, एक रदरफोर्ड, उसके 2 शिष्य, उस शिष्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए अपन को। उसके बाद 3 प्रेक्षण इसने ज्ञात किए। पहला प्रेक्षण था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर प्रेक्षण क्या ज्ञात किया था कि कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। उसके बाद 3 नंबर उस प्रेक्षण उसने क्या दिया था कि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण वापस 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो जाता है। और 3 प्रेक्षणों के आधार पर 3 निष्कर्ष दिए। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। 2 नंबर इलेक्ट्रॉन कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इसका निष्कर्ष निकलता है कि कुछ अल्फा कणों पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है। 3 नंबर था कि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण वापस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर उसके ऊपर प्रबल प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा प्रबल प्रतिकर्षण लगा। तो बहुत ज्यादा प्रबल प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग पर केंद्रित हो। तो इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण धनावेशित आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है और इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहते हैं। ये 3 निष्कर्ष हो गए। 3 निष्कर्ष के आधार पर 3 मॉडल दिए। पहला मॉडल का पॉइंट था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश एक केंद्र पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 2, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है जिसके अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों पर चक्कर लगाते रहते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसके मतलब है कि जितने परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी मात्रा नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है। उसके बाद रदरफोर्ड की 3 कमियां आई जिसके अंदर परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा उसका, इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं समझा उसका, और मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई कण वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता रहता है तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में समाहित हो जाएगा, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता है। इन 3 कमियों को देखते हुए, इन कमियों को दूर करने के लिए इसके बाद निल्स बोर नामक वैज्ञानिक आया जिसने रदरफोर्ड की 3 कमियों को अध्ययन करते हुए अपना 3 कमियों को अध्ययन करते हुए अपना परमाणु मॉडल दिया। इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।